Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our fifth chapter of book second, that is Changes and Development in Industrial Society. और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्किंग कंडीशंस। तो हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो वर्किंग कंडीशंस कौन सी हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज। इंडिया हैज़ मैनी लेबर लॉज बट स्टिल वर्किंग कंडीशंस इन इंडस्ट्रीज़ इज़ बिलो स्टैंडर्ड। इंडिया में काफ़ी लेबर लॉज हैं। ओके, तो काफ़ी लॉज कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है वह। और इसके बावजूद भी आप देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी 5 से 10 हज़ार रुपये है, पर उनका जो टाइम कितना है 10 से 12 घंटे, ठीक है, वो काम करते हैं। कभी कभी 24 घंटे भी वो काम करते हैं, सो दैट उनको ओवर टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा मिल सके, ठीक है। मतलब सैलरी इतनी कम रखी है कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं ओवर टाइम करने के लिए, ठीक है, जिनसे उनको एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, तो इसके लिए वो मजबूर हो जाते हैं 10 से 12, 12 से 16 घंटे काम करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या है, मैनी कॉन्ट्रैक्टर्स डू नॉट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर्स ऑफ वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने ली है, माइनिंग में जो काम होते हैं, माइनिंग आपको पता है कोयले के जो खदान होते हैं उनमें माइनिंग होती है, या डिफरेंट डिफरेंट माइंस होती हैं, कोल माइंस वगैरह या दूसरी माइंस भी होती हैं। उनमें क्या है कि बहुत ही रिस्की वर्क है। अब जब माइनिंग करते हो कहीं से कुछ ब्लास्ट भी करने पड़ते हैं, तो बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं वहाँ पर। ओके, तो क्या हो रहा है, दस अवॉइडिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सीडेंट बेनिफिट्स। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि उनको एक्सीडेंट अगर कोई हो जाए, या किसी की बाजू कट जाए, या किसी को कोई हेल्थ इशू हो जाए, तो उनको अगर उनका प्रॉपर डाटा मेंटेन नहीं होगा तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स वो नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर माइनिंग हैज़ फिनिश्ड, अब जब एक एरिया में माइनिंग होती है तो वो after mining has finished in an area, the company is supposed to cover up open holes and restore the area to its earlier condition, but they don't do this। क्या हो रहा है कि माइनिंग के बाद जहाँ माइनिंग हुई, जहाँ पर आपने होल्स किए या यहाँ आपने वो किए, खुदाई की, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे वो होल्स भरने हैं, और जैसे वो एरिया उन्होंने माइनिंग से पहले था वैसे उसे अर्लियर कंडीशंस में लाना होता है। बट ऐसा नहीं हो रहा है। उससे क्या हो रहे हैं, जो आसपास के जो इन्वायरमेंट है एरिया का वो सफ़र हो रहा है, वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। अब कोल की माइनिंग होगी और आप ऐसे ओपन रहने दोगे तो उससे क्या होगा, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आसपास के लोगों के भी। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में केयरलेसनेस भी हो रही है। ओके, अब एक यहाँ पर एक एग्जांपल है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग क्या होती है कि इसमें छोटी छोटी माइनिंग होती है यहाँ पर। ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में होती है। एक मेघालय में एक बार हुई, तो उससे क्या वो काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। बट ये इंडिया में इलीगल है, बट ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स लोगों को ये करना पड़ रहा है, ठीक है। उनके पास जॉब्स नहीं है तो उनको क्या है, फोर्सफुली है उनको ड्यू टू पोवर्टी कह लो आप, या अनएम्प्लॉयमेंट कह लो, तो उसकी वजह से उन्हें इलीगल काम जिसका बहुत ज़्यादा रिस्क है वो भी उनको करना पड़ रहा है। ओके, अगर इलीगल होगा तो उसमें कोई आपको सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सेफ्टी नहीं होगी, कोई आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होंगे। ओके, तो रैट होल का मतलब क्या है कि छोटे होल्स, जैसे माइनिंग कर दोगे आप तो आपको ज़्यादा बड़े बड़े वो करने पड़ते हैं, पर रैट होल में छोटे छोटे, ताकि गवर्नमेंट से बचाया जा सके, मतलब वो सामने ना आए। पर वो इलीगल है तब भी वो हो रही है, और लोग कर रहे हैं ड्यू टू पोवर्टी एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है साउथ की साइड, अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट से, कि साउथ की साइड जब वहाँ पर फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट्स बहुत हैं अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होता है, समुद्र के तट पे जो एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, सिंगल यंग वुमेंस को लगाया होता है उन्होंने काम करने के लिए, क्योंकि वो कभी किसी काम को ना नहीं करती हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर लगाया होता है। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में। ओके, अब वहाँ पर उन्हें लगाया होता है वहाँ पर, तो इसका एक बेनिफिट उनको क्या है, ऐसे तो नुकसान भी बहुत हैं, पर एक बेनिफिट क्या है कि वुमेंस देखा जाता है तो वो क्या हैं, वो डिपेंडेंट हैं, पहले अपने फादर पे डिपेंड रहती हैं या ब्रदर पे रहती हैं, ठीक है।
फिर अपने हस्बैंड पे रहती हैं, तो वो जो डिपेंडेंसी है वो उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी ख़त्म हो रही है और वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट बन रही हैं और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट है। उसमें क्या होता था कि वुमेंस जो टोटली मैन के कंट्रोल में होती थी, चाहे वो शादी से पहले हैं अपने पेरेंट्स फादर या ब्रदर्स पे डिपेंड हैं, और शादी के बाद अपने हस्बैंड या उन पे डिपेंड हैं, तो वो उनकी जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। ठीक है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद क्या है, होम बेस्ड वर्क। अब इंडिया में आप हमने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि हमने होम बेस्ड प्रोडक्ट खरीदने हैं। होम बेस्ड मतलब जो घरों में बनते हैं, घरों में छोटे छोटे लोग छोटे छोटे मतलब उन्होंने बिज़नेस खोले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग। अब इंडिया में बीड़ी बनती है तो कहाँ बनती, लोग अपने घर में बनाते हैं, लेबर बनाती है। ओके, तो उससे क्या हो रहा है कि जो देश के जो गरीब लोग हैं उनको एक सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया कि अभी आपने सुना होगा ई सिगरेट जो हैं वो बैन कर दी इंडिया में। ई सिगरेट जो है वो बेचना इलीगल है। बेशक क्या है कि बीड़ी ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है हेल्थ के लिए, बट वो क्या हो रहा है, ई सिगरेट फॉरेन कंपनीज बना रही हैं, बट जो बीड़ी हैं वो इंडिया के लोकल लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पोवर्टी लाइन में जो लोग रह रहे हैं, जो सिर्फ अपनी एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो उस इसलिए होम बेस्ड वर्क को प्रमोट किया जाता है, चाहे उसमें थोड़ा रिस्क भी है। ओके, उसके बाद क्या है, स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। अब इंडिया में कैसे लॉज हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, आप स्ट्राइक भी कर सकते हो अगर आपकी कुछ डिमांड्स हैं, तो ये पीसफुली आप कर सकते हो। उसके बाद क्या, ट्रेड यूनियंस इन इंडिया हैव टू ओवरकम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज रीजनलिज्म एंड कास्टिज्म। अब ये यूनियंस बनती हैं, उसमें क्या होता है कि उनका ये फ़र्ज़ है कि वो रीजनलिज्म या कास्टिज़म को वो प्रेफरेंस ना दें, वो एक यूनियन में हर एक मज़दूरों को इक्वली पार्टिसिपेशन हो और उनका सबके हक़ के लिए वो लड़ें। बट इसमें भी क्या होता है कि अपर कास्ट के लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंस होता है, क्योंकि वो थोड़े से हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी बिल्कुल लोअर लेवल के लेबर्स भी होते हैं, थोड़े से मैनेजर्स या उससे ऊपर भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि कास्टिज़म ज़्यादा उसमें प्ले कर रहा है, अपर कास्ट के लोग डोमिनेट कर रहे हैं यूनियंस में भी। अब एक एग्जांपल दी है यहाँ पर, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक जो 1982 में हुई थी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अपने क्वेश्चन में भी आप मेंशन कर सकते हो एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, 2 साल तक ये स्ट्राइक चली थी और इससे कम से कम 2.5 लाख लोगों ने सफ़र किया था, क्योंकि 2.5 लाख लोग वहाँ पर काम करते थे। तो 2 साल तक उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स थी कि हमारी सैलरी बढ़ाओ या कुछ ऐसे, कुछ उनकी बहुत सी डिमांड्स थी। तो 2 साल तक कंपनी भी बंद रही और आपकी लेबर वो जो थी वो भी 2 साल तक उन्होंने वहाँ पर काम नहीं किया। बाद में जाके उसका रिज़ॉल्व हुआ, कुछ डिमांड्स मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। तो कहने का मतलब क्या है कि स्ट्राइक्स एंड यूनियंस भी इंडिया में इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। आज का हमारा 5th चैप्टर ऑफ सेकंड बुक ख़त्म हो गया। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।